अस्सलामुअलैकुम यार, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मैं अब ये जो सीआरपीसी और पीपीसी है मैं इसको कैसे कवर कराऊं। तो क्योंकि एमसीक्यूज बेस पेपर आया है आता है एएसआई का, और हमने सब्जेक्टिव पे पढ़े हुए हैं। वो चीज़ें जो समझाने वाली हैं वो समझाएंगे भी, लेकिन अब सिर्फ हम पढ़ेंगे, अब हम समझेंगे नहीं, क्योंकि ये रट्टे से ही कवर होगा। मुझे ये समझ आई है, ये कंसेप्ट बेस्ड जो चीजें हैं उनको कंसेप्ट के साथ, बाकी सिर्फ हम पढ़ेंगे। खैर जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं ज़ाब्ता फौजदारी 1898, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये मुल्जिम को मुजरिम बनने से उसकी रिहाई तक का जितना प्रोसीजर होता है वो उसको सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी वगैरह कहते हैं। ये दो तीन नाम से ही पुकारा जाता है। जो ताजीर है पीपीसी है, उसके अंदर सिर्फ सजाएं हैं, इसके अंदर पूरा प्रोसीजर है, इसके नाम के अंदर ही ये है आता है। खैर जी, इसके जो टोटल सेक्शन है वो 556 है, लेकिन एएसआई सर्विस कोटा का जो सिलेबस का हिस्सा है वो सिर्फ 117 है। ठीक है, तो इसीलिए हमने 556 को नहीं पढ़ना, हमने टू द पॉइंट रहते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ना है 117 को, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा। और हम मजीद समझेंगे, चीजों को खींचेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाएंगे। और आप क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगा हर लाइन को, जहां पे याद करने वाली लाइनें होंगी, हर लाइन को मैं दो बार बोलूं, ठीक है, ताकि जब भी आप दूसरी बार वीडियो सुनोगे तो आपको ये चीजें एटलीस्ट दिमाग में अटेंटिव रह के आपने सुनना है। सबसे पहला इसका सवाल है, ज़ाब्ता फौजदारी कब नाफिजुल अमल हुआ? यह सवाल आपको आने के काफी चांसेस हैं। ये 1 जुलाई 1898 को नाफिजुल अमल हुआ। मकसद क्या है ज़ाब्ता फौजदारी का? इसका मकसद है सजाओं की तकमील और अदालती मशीनरी का काम करता है ये। ठीक है, मतलब ये प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम एफआईआर टू द जो भी होता है उसकी सजा की, वो से क्या कहते हैं, फर्द जुर्म तक। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन फर्द जुर्म तक और उसकी सजा की तकमील तक। ठीक है, अच्छा, यहां पे मैंने सिर्फ जवाब लिखे हुए हैं। आपको ये आ सकता है कि कौन सी दफा में तारीफें हैं, तो आपसे 1 2 3 4 आएगा। मैंने सिर्फ खाली 4 लिखी हुई है, तो प्लीज इस हिसाब से इसको देखते जाइएगा। कौन सी दफा में तारीफें हैं, किस दफा के तहत जो चीजों को डिफाइन किया, अदालत क्या होगी, विक्टिम क्या होगा, शवाहद क्या होंगे वगैरह, तफ्तीश क्या होगी, वो दफा 4 के तहत चीजों को डिफाइन किया गया है। तारीफें वैसे तो आमतौर पे, ये देखो इसलिए ट्रिकी है, आमतौर पे तारीफें दूसरी दफा के अंदर होती हैं। कानूनी शहादत की दफा 2, पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 की मेरा ख्याल है दफा 2, तो तमाम, लेकिन इसकी सीआरपीसी की दफाएं तारीफें जो हैं वो 4 के अंदर है। चौथा सवाल है, एडवोकेट जनरल का तकर्रुर कौन सी हुकूमत करती है? क्या सूबाई, क्या वफाकी, या जो है जिली हुकूमत करती है? द राइट आंसर इज एडवोकेट जनरल का तकर्रुर सूबाई हुकूमत करती है। एडवोकेट जनरल को किस कानून के तहत जो है वो अपॉइंट किया जाता है, तकर्रुर किया जाता है? तो उसका तकर्रुर आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 140A के तहत किया जाता है। एडवोकेट जनरल का तकर्रुर आईने पाकिस्तान के कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? 140A के तहत। अगला सवाल है, कौन हल्फ लेता है एडवोकेट जनरल से? एडवोकेट जनरल से, क्योंकि सूबाई हुकूमत अपॉइंट करती है, तो सूबाई हुकूमत का ये लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा जो है, वो सबसे बड़ा जो नाम है, ओहदा है, वो लेता है, वो है सूबे का गवर्नर। सूबे का गवर्नर 140A के तहत जो है ना वो एडवोकेट जनरल अपॉइंट होता है, और सूबाई हुकूमत इसको अपॉइंट करती है, और सूबे का गवर्नर इसका जो है ना हल्फ लेता है। मजिस्ट्रेट किस दफा के तहत फर्द जुर्म आयद करता है? तो मजिस्ट्रेट 242 सीआरपीसी के तहत फर्द जुर्म आयद करता है किसी जो मुजरिम बन जाता है। मुल्जिम से मुजरिम का सफर पता होगा। मुल्जिम उसे कहते हैं जो इल्जाम अलाया होता है, इल्जाम से निकला है, और मुजरिम उसे कहते हैं जो जुर्म अलाया होता है, जो जुर्म कर लेता है, मतलब जुर्म से निकला है। ठीक है, अगला सवाल है, सेशन अदालत किस दफा के तहत फर्द जुर्म आयद करती है? मजिस्ट्रेट 242 के तहत फर्द जुर्म आयद करता है, और सेशन अदालत 265D के तहत
सेशन अदालत 265D दफा के तहत फर्द जुर्म आयद करती है। 9वां सवाल है, फर्द जुर्म कब आयद की जाती है? क्या ये तफ्तीश के बाद, तफ्तीश के दौरान, चालान के दौरान या तहकीक के वक्त? तो ये इन तीनों की कंप्लीट के बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। तफ्तीश, चालान और तहकीक के बाद फर्द जुर्म आयद की जाती है। अगला सवाल है, फर्द जुर्म में तरमीम किस दफा के तहत की जाती है? मतलब फर्द जुर्म हो गई, फर्द जुर्म लागू हो गई, उसके बाद उसमें तरमीम करनी है, अमेंडमेंट करनी है, तो किस दफा के तहत होगी? वो होगी 227 CRPC के तहत उसको अमेंड किया जा सकता है, उसको तब्दील अमेंड किया जा सकता है। 11वां सवाल है, क्या फर्द जुर्म की गैर मौजूदगी में, क्या फर्द जुर्म मुजरिम की गैर मौजूदगी में सुनाई जा सकती है? तो जवाब है नहीं, हमेशा मुजरिम की मौजूदगी में उसको बावाज बुलंद पढ़ के सुनाई जाती है और उसको तहरीरी भी कलमबंद किया जाता है, ये लाजमी होता है उसको तहरीरी कलमबंद करना। 12वां सवाल है, मुल्जिमान के खिलाफ इकट्ठी फर्द जुर्म, एक मुल्जिम नहीं है, ज्यादा मुल्जिमान है, उन तमाम के खिलाफ इकट्ठी फर्द जुर्म किस दफा के तहत सुनाई जाती है? 239 दफा के तहत। फर्द जुर्म से मुताल्लिक ज़ाब्ता फौजदारी का बाब कौन सा है? फर्द जुर्म से मुताल्लिक ज़ाब्ता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बाब 19वां है। 14वां सवाल है, जुर्म की इकसाम कितनी होती हैं? जुर्म की 2 इकसाम होती हैं, काबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी। काबिल दस्तंदाजी वो जिसमें अगर जुर्म सरजद हुआ है तो पुलिस बराह रास्त पकड़ सकती है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, और नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म वो होते हैं जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट का इजाजत नामा लेना जरूरी होता है कि हमने फला बंदे को अरेस्ट करना है, इसलिए मजिस्ट्रेट की इजाजत मतलूब होती है। 15वां सवाल है, अदालत आलिया से क्या मुराद है? तो इससे सूबे की आला तरीन अदालत मुराद है, जिसे हाई कोर्ट भी कहते हैं। हाई कोर्ट सूबे की सबसे आला अदालत होती है, और वफाक की कौन सी? वो सुप्रीम कोर्ट होती है। 16वां सवाल है, वो तमाम कार्रवाइयां जो पुलिस ऑफिसर अदालत को शहादत फराहम करने के लिए करे वो क्या कहलाती हैं? वो इन्वेस्टिगेशन या फिर तफ्तीश कहलाती हैं। और ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन ये वो तमाम कार्रवाइयां जो पुलिस ऑफिसर अदालत को शहादत और लीगल प्रोसीडिंग के लिए और जुर्म की साबित करने के लिए पेश करता है, वो तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। 17th क्वेश्चन है, प्रोसिक्यूटर किस दफा के तहत मुकर्रर किया जाता है? तो वो दफा 492 के तहत मुकर्रर किया जाता है। और प्रोसिक्यूटर क्या करता है? ये इस्तगासे की पैरवी करने के लिए सरकारी वकील होता है या उस फर्म का वकील होता है। 18वां सवाल है, ऑफिसर मोहतमम थाना अगर थाने में मौजूद नहीं होगा तो किस रैंक का बंदा जो उसका नायब अपॉइंट किया जा सकता है? वो अलग अलग ऑप्शंस आ सकती हैं। वो हेड कांस्टेबल से बड़े ओहदे का बंदा होना चाहिए, कांस्टेबल से बड़े ओहदे का बंदा होना चाहिए। एचसी भी अपॉइंट किया जा सकता है। अगर एसएचओ पुलिस स्टेशन के अंदर या अफसर मोहतमम थाना पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं है तो वो एचसी से बड़े ओहदे का बंदा अपॉइंट करके जा सकता है। 19वां सवाल है, मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी किस किस्म का कानून है? क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? ये सवाल आ चुका है पहले भी, ठीक है। ये सवाल कानून के अलग अलग पेपरों में आ चुका है और एएसआई में भी जो उसका कहते हैं हवालदार के पेपर होते हैं उसमें भी आ चुका है। तो दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ, इसके नाम के अंदर ही प्रोसीजर है, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ पीपीसी है, उस पर हम भी फिर आएंगे। 20वां सवाल है, मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक किन मुकदमात पर होता है? क्या दीवानी मुकदमात पर होता है या फौजदारी मुकदमात पर होता है या फैमिली मुकदमात पर होता है? तो राइट आंसर इज दीवानी मुकदमात पर, फौजदारी मुकदमात पर होता है। फौजदारी होगा राइट आंसर, ये नहीं है, दीवानी का तो दूसरा है, ठीक है। फौजदारी मुकदमात पर ज़ाब्ता फौजदारी जो है उसका इतलाक होता है। एक और अहम टर्मिनोलॉजी है, समझने वाली है, इसमें मैंने कहा मैं करता चलूं। इस्तगासा को नालिश भी कहते हैं
और इस्तगासा क्या होता है पढ़ लेते हैं। मजिस्ट्रेट के रूबरू जुबानी या तहरीरी इल्जाम के किसी मालूम या नामालूम ने कोई इर्तिकाब जुर्म किया है ताकि मजिस्ट्रेट ज़ाब्ता के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाए, इसमें पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट शामिल नहीं होती। मतलब डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करके किसी सरकारी ओहदेदार का किसी पे इल्जाम लगाना कि फलां ने इर्तिकाब जुर्म किया है और मजिस्ट्रेट से अहकामात लेना कि वो ज़ाब्ता के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाए, इसको नालिश या इस्तगासा कहते हैं।